चलिए जी, अगर हम बात करें तो हम आज बात कर रहे हैं रैपिड रिवीजन की। ये चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में, और अब जो है हम इसे आपका रैपिड रिवीजन के फॉर्म में रिवाइज करेंगे, जिसकी जो है वेटेज 10 मार्क्स है और 20 मिनट्स में हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, दैट इज टू बी म्यूनी बॉन्ड्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीवीआर है, आईडीआर है, एडीआर है, डेरिवेटिव्स है, आरईआईटीज है, ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें बच्चों सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया की, तो फाइनेंशियल मार्केट से भी मैं पहले आपको लेकर जाना चाहती हूँ फाइनेंशियल सिस्टम की तरफ। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है जिसके पास एक्सेस फंड्स है। एक्सेस फंड्स जो है रिक्वायर्ड फंड तक जो पहुँचते हैं, बिजनेस सेक्टर तक जो पहुँचते हैं, उस सिस्टम को, उस जो अरेंज करता है उस सिस्टम को हम फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू बिजनेस सेक्टर्स नॉन एज फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम जो है हमारे 3 पिलर्स पर टिका होता है। पहला हमारा फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा हमारा प्रोडक्ट और तीसरी हमारी इंटरमीडियरीज है। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम इस चैप्टर को डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हर चैप्टर, हर टॉपिक के लास्ट में आपको एक क्रक्स समरी नजर आएगी जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है और हमारे एग्जाम के टाइम पे ज़रूरी है। तो हम चैप्टर के लास्ट में पहुंच जाते हैं और बिल्कुल क्रक्स समरी पे पहुंच जाते हैं। तो क्रक्स समरी में अगर हम देखें फाइनेंशियल मार्केट की, तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। वन इज़ अ मनी मार्केट एंड सेकेंड वन इज़ अ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो होती है उसमें हमारा शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड होती है। जो हमारी कैपिटल मार्केट है उसमें हमारी लॉन्ग टर्म फंड्स की नीड होती है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें रेगुलेटर की, तो यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। जो हमारी मनी मार्केट के रेगुलेटर है वो 2 हैं, एक तो सेबी है और दूसरा हमारा आरबीआई है। वहीं हमारी कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर की बात करें तो कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर सेबी है। मनी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होती है, कैपिटल मार्केट के अंदर उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है। फिर उसी के साथ साथ अगर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़े और अगले क्रक्स समरी की तरफ चले, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम जो रिवीजन करेंगे क्रक्स से वो ये बहुत ज़रूरी है। दिस वन इज़ योर कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट के अंदर कंपैरिजन चार्ट। तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं, मनी मार्केट में किस चीज़ की नीड होती है, वर्किंग कैपिटल की, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म एसेट्स बेस की। यहाँ पे टेन्योर शॉर्ट टर्म रहता है और कैपिटल में हमारा लॉन्ग टर्म रहता है। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो यहाँ आरबीआई है, बैंक्स है, गवर्नमेंट्स हैं, यहाँ कंपनी है, इंस्टीट्यूशन और रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ पर मनी मार्केट में रिस्क लो होता है क्योंकि फिक्स्ड इनकम आपकी तरफ जाती है, और कैपिटल मार्केट में रिस्क हाई होता है। रिटर्न की बात करें लो टू मॉडरेट है और कैपिटल मार्केट में हाई है। मेन इंस्ट्रूमेंट अगर बात करें, ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, कॉल मनी है, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। शेयर्स है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, ये सब हमारे कैपिटल मार्केट के हैं। रेगुलेटर मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन यहाँ से भी आया है लीगल कनेक्टिविटी से, एक ही बार पूछा गया लेकिन आया हुआ है। तो लीगल कनेक्टिविटी को भी मैं क्लियर कर देती हूँ। इंडिया के अंदर जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट है उसका नाम है SCRA एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। दूसरा, अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी जो कैपिटल मार्केट है उसे रेगुलेट करने के लिए, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए, इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करने के लिए जो हमारे इंडिया के अंदर रेगुलेटर है वो सेबी है, और सेबी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है सेबी एक्ट 1992 से। वहीं जितनी भी कंपनीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक्ट है, दैट इज टू बी कंपनीज एक्ट 2013। अगर हम बात करें, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक का टाइम आ गया, तो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब होल्ड करते हैं तो उसके लिए एक्ट है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। वहीं अगर जब भी कभी कंपनी अपनी कैपिटल की बात करते हैं, एक फंड रेज करती है, तो ऐसी स्थिति में सेबी के तमाम रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है, और उसमें से एक रेगुलेशन है LODR रेगुलेशंस। वहीं बच्चों एक बहुत फेमस केस था जहां पे शिकंजा कसा गया, दैट इज टू बी सहारा। सहारा ने ह्यूज फंड रेज किया था, 25,000 करोड़ फ्रॉम 3 करोड़ इन्वेस्टर्स, एंड ये एक विदाउट कंप्लाइंग द सेबी रूल्स। सो यहाँ पे सहारा ने सबको क्या कर दिया था, बेसहारा कर दिया था। यहाँ से एक बड़ा सबक लिया गया, और लोगों से अगर फंड रेज करोगे तो सेबी के नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। वहीं अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, इसमें स्टेप बाय स्टेप आगे चले, तो इसमें आप देखोगे आगे चल के रियल लाइफ एग्जाम एप्लीकेशंस भी आपने देखा, जैसे रिलायंस जियो, ये सब मैंने आपके एग्जाम के ओरिएंटेड आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए डाल रखा है। अगर हम क्रक्स समरी की बात करें, कैपिटल मार्केट जो है वो स्ट्रैटेजिक पिलर है जिसमें रिसोर्सेज क्या होती हैं, मोबिलाइज होती हैं, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड लिक्विडिटी मेंटेन होती है।
वहीं बच्चों अगर हम थोड़ा सा इस चैप्टर में और आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारा टाइम 20 ही मिनट है और 20 मिनट में हमें लगभग सभी चीज़ों को कवर अप करना है, तो अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट क्रक्स समरी की तरफ बढ़ते हुए, तो नेक्स्ट क्रक्स समरी जो हम पहुंचेंगे ये मैं ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुकी, तो नेक्स्ट क्रक्स समरी जो है हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, कंपैरेटिव टेबल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट कहाँ से आई, तो डिटेल में हमने समझा कि जो हमारी सिक्योरिटीज मार्केट है उसके दो पार्ट होते हैं, वन इज अ प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पे कंपनी डायरेक्टली सिक्योरिटीज इशू होती है करती है इन्वेस्टर्स को, उसे बोलता है प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर्स की, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी की विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग होती है, उसे बोलते हैं सिक्योरिटीज मार्केट। ओके, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये एक डिफरेंशिएशन है आज के डेट में। अब इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन हमें क्लैरिटी होना जरूरी है। अगर हम बात करें प्राइमरी मार्केट की, तो प्राइमरी में आता है आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये तमाम चीज़ें हमारी किस में आती हैं, प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में हमारी आफ्टर इशू मार्केट्स होती है, तो ट्रेडिंग की बात करते हैं। अगर फंड्स की बात करें तो न्यू फंड्स जो आता है हमारा वो कहाँ से आता है, प्राइमरी मार्केट से, और यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में कोई भी डायरेक्ट फंडिंग नहीं होती है। अगर प्राइमरी मार्केट की बात करें तो मेन ऑब्जेक्ट होता है फंड रेज करना, सेकेंडरी मार्केट में मेन ऑब्जेक्ट होता है लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी रहती है और इजीली आप अपने शेयर्स को सेल करके पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। इंटरमीडियरीज की बात करें तो प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडियरीज हैं अंडर राइटर्स, जिसका मैंने डिटेल डिस्कशन क्लास में किया, क्योंकि जो इतनी लंबी क्लास लगी है उसको हम एकदम 20 मिनट में तो नहीं कर सकते, लेकिन हम रिवाइज बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर उसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े, इसमें थोड़ा सा धीरे धीरे आगे चले, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है जब भी कभी कंपनी फंड रेज करती है और कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी को रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है, जो कि सेबी के, बिकॉज सेबी क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी के रेगुलेशंस की अगर हम बात करें तो एलओडीआर रेगुलेशन, क्योंकि लिस्टिंग करानी जरूरी होती है, और दूसरा आईसीडीआर रेगुलेशंस। ये दोनों रेगुलेशंस का पालन करते हुए, डिपॉजिटरीज एक्ट का पालन करते हुए आगे बढ़ना होता है। फिर अगर हम थोड़ा सा और इस चैप्टर में आगे की तरफ चले और नेक्स्ट क्रक्स समरी की तरफ बढ़े, तो सिक्योरिटीज मार्केट का रोल क्या होता है, मोबिलाइज करना कौन सी कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल। अच्छा ये बताइए, सिक्योरिटीज मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी मार्केट। फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट एंड साथ में क्या, ओनरशिप, प्रोवाइडिंग व्हाट, लिक्विडिटी, प्राइसिंग एंड एग्जिट ऑप्शंस। यू कैन इजिली कन्वर्ट योर शेयर्स इनटू कैश। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें स्टेप बाय स्टेप और चले आगे की तरफ, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट क्रक्स समरी की तरफ बढ़ते हुए, और अगली क्रक्स समरी जो है केस स्टडी के बाद हर्षद मेहता स्कैम वगैरह, और देन दिस वन इज अ क्रक्स समरी, नीड फॉर रेगुलेशन। नीड फॉर रेगुलेशन इन कैपिटल मार्केट अराइज ड्यू टू अनचेक्ड फ्रॉड्स। इंडिया के अंदर हर्षद मेहता जैसे स्कैम हुए जिनकी वजह से, जिनके ऊपर कंट्रोल नहीं था और उन्होंने इन्वेस्टर्स का बहुत पागल बनाया। लैक ऑफ मार्केट डिसिप्लिन, कहने के लिए नियम थे लेकिन फॉलो करने के लिए नियम नहीं थे। इनइफेक्टिव इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, देयर इज नो सिस्टमैटिक सिस्टम हाउ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड स्कीम्स लाइक हर्षद मेहता इन द 1992 अबॉलिशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नियम। यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने और ज़्यादा मार्केट की इंटीग्रिटी बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को रिपोज करने के लिए कुछ और स्टेप्स लिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। जैसे कि सेबी आपके यहाँ पे पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, आप पेज पलटते जाइए, मैं ब्रश अप कराती जा रही हूँ। तो अगर हम सेबी की बात करें तो यू नो वेरी वेल, बहुत अच्छा हमने डिस्कशन किया कि सेबी के 3 बड़े काम होते हैं, क्या क्या, प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स राइट्स, दूसरा प्रमोटिंग डेवलपमेंट, और तीसरा रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट। समय समय पे इनको जुडिशियल पावर्स भी हैं, क्वाशी जुडिशियल पावर्स भी हैं इनके पास, क्वाशी एग्जीक्यूटिव पावर्स भी और क्वाशी लेजिस्लेटिव पावर्स भी हैं। वहीं अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें, और अभी फिर से हम एक क्रक्स समरी की तरफ जा रहे हैं, दिस वन इज योर क्रक्स समरी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इंडिया से मल्टी लेजिस्लेटिव एजेंसीज, जैसे कि सिर्फ एक नहीं कई सारे नियम है। फॉर एग्जाम्पल लाइक सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 किसको रेगुलेट करता है, स्टॉक एक्सचेंज को। डिपॉजिटरीज एक्ट किसे रेगुलेट करता है, शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एंड कंपनीज एक्ट किसे रेगुलेट करता है, कंपनीज को। सो इनके जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, नंबर 1 इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, नंबर 2 इज मार्केट डेवलपमेंट, नंबर 3 इज कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी, नंबर 4 इज एफिशिएंट कैपिटल फॉर्मेशन, नंबर 5 इज सिक्योर एंड डीमेटेरियलाइज ट्रांजैक्शन। और थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे बढ़े इसमें, इस चैप्टर की ओर और आगे चले, तो अब हम पहुंच चुके हैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ, जिसमें हम QIBs पढ़ेंगे, हम FPIs पढ़ेंगे,
और AIFs पढ़ेंगे। ये सारा जो है हमारे अगले टॉपिक में कवर होंगे। तो दिस इज अ क्रक्स समरी, यू नो वेरी वेल एट द टाइम ऑफ एग्जाम उस समय उतना सारा टाइम नहीं होता कि पूरे चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ सकें। तो अब हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं QIBs की। QIBs क्या होते हैं? QIBs एक बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। सेबी इनको एक स्पेशल प्रीफरेंस देती है। इनके पास मार्केट की अच्छी नॉलेज होती है, इनके पास रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, ये काफ़ी अच्छी रिसर्च करते हैं और ये बड़े प्लेयर होते हैं, बिग इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर हम इनकी बात करें बच्चों, अगर हम इनकी बात करें कहीं ना कहीं, अगर हम इनको थोड़ा सा देखें तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं, तो इसमें आपके आ जाते हैं जितने भी हम प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, SBI की बात करते हैं, ICICI बैंक की बात करते हैं। और जब कंपनी फंड रेज करती है, जब कंपनी फंड रेज करती है तो कहीं ना कहीं इनके लिए रिजर्वेशन भी होता है कि भैया इतने % जो है वो QIBs के लिए ही रहेगा, क्योंकि बिग प्लेयर्स है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इशू आता है और ये बिग प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे ना जो छोटे प्लेयर होते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है। इसी में QIBs में एक और हम टर्म पढ़ेंगे, वो QIB का पार्ट ही रहेगा, दैट इज टू बी एंकर इन्वेस्टर। क्या वर्ड यूज किया मैंने? एंकर इन्वेस्टर, जो कि आगे चल के हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें QIBs की, तो दीज आर द लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विद रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल कैपेसिटी। FPI की बात करें तो FDI और FPI में एक अंतर है। जो FPI में क्या होता है, जो फॉरेनर्स होते हैं वो फॉरेनर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं रखते हैं। वहीं जब हम FDI की बात करते हैं तो वो कंपनीज में कंट्रोल भी रखते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? कंट्रोल होता है। यहाँ पे इनका किसी भी तरीके का कंपनी में कंट्रोल नहीं होता, इनका एकमात्र उद्देश्य होता है जस्ट टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ये इसे क्या बोलते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। आगे फिर आता है AIF। AIF का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। एक ऑल्टरनेटिव तरीके से फंड रेज किया जाता है और ऑल्टरनेटिव तरीका जो फंड रेज करने का बच्चों होता है वो जनरली होता है ऐसी इंस्टीट्यूशन, ऐसी कंपनीज, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो जनरली पब्लिक से फंड डायरेक्टली रेज नहीं कर सकती, जो अभी पब्लिक इशू लेकर नहीं आ रही है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कॉर्पोरेट या LLP या पार्टनरशिप फर्म बना के, ट्रस्ट बना के लोगों से पैसे लेते हैं और फिर छोटे छोटे कंपनीज को जो स्टार्ट हुई है अभी, जिसे हम स्टार्टअप्स बोलते हैं, उनको पैसा दिया जाता है ऑल्टरनेटिव तरीके से, जिसमें आपको देखने को मिलेगा वेंचर कैपिटल, VC जिसे हम बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, और एक आपको नजर आएगा PE मतलब होता है प्राइवेट इक्विटी। ये भी दो चीजें आपको नजर आएंगी। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें, ये आगे चल के आएंगे, हम और भी पढ़ेंगे। तो आगे अगर हम देखें, नेक्स्ट वन इज अ VC। तो VC मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो VC मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में। VC क्या होते हैं? जो स्टार्टअप, इमर्जिंग और अर्ली स्टेज कंपनीज होती है, इनको सीड फंडिंग प्रोवाइड करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। लेकिन इनके पास एक अच्छा आइडिया होना जरूरी है। टेक्नोलॉजी में हो सकता है, सॉफ्टवेयर में हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है? ये AIF ही होते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स ही, और इन एक्सचेंज ऑफ ऑनरशिप, बदले में क्या लेते हैं? अपनी हिस्सेदारी लेते हैं। उसी के साथ हाई रिस्क होता है, क्योंकि जब आप किसी नए बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसमें रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, रिस्की होते हैं। परंतु अगर ये 100 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 95 डूब जाती हैं, लेकिन जो 5 कंपनीज है वो इतना अच्छा पुश और रिटर्न देती है कि आगे के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। तो ये थी हमारी VC की बात, जो कि हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया। और उसके बाद जैसे कि एरियाज ऑफ इन्वेस्टमेंट VC के होते हैं, बायोटेक है, फार्मा है, मेडिकल सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक और कंपोनेंट्स है। वहीं अगर हम PE की बात करें तो PE वहाँ स्टार्ट होता है जहाँ पे VC खत्म होता है। PE हमेशा जब आएगा तो कंपनी स्टेबल पोजीशन में होती है, लेकिन अभी कंपनी IPO लेकर नहीं आई। जब कंपनी IPO लेकर आती है तो PE का रोल खत्म हो जाता है, वहीं प्राइवेट इक्विटी का रोल ओवर हो जाता है और आपका IPO आ जाता है। मतलब प्राइवेट इक्विटी, जो प्राइवेट पर्सन्स होते हैं वो क्विट करते हैं और फिर पब्लिक एट लार्ज से फंडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, कभी भी कोई नई कंपनी पहले दिन IPO लेकर ना तो आ सकती है और ना ही उसको कोई जानता है और ना ही उसे कोई पैसे देगा। तो जब तक कंपनी के पास बिजनेस या प्रोजेक्ट या एक अच्छी स्टेबिलिटी नहीं होती, तब तक पब्लिक एट लार्ज उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करती। उसी के साथ आप एक चीज़ और समझिए, सेबी की एलिजिबिलिटी नॉर्म्स भी कुछ इस तरीके की हैं कि आपके पास कम से कम 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। तो बहुत जल्दी कंपनी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में इशू लेकर
नहीं आती है लेकिन उसे फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो जो फंड्स कलेक्ट करती है वो कैसे करती है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। उसमें आपका वीसी भी होता है जिसे सीड फंडिंग बोलते हैं, और उसमें आपका पीई भी होता है जिसे हम प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं। बहुत डिटेल में मैंने आप सबको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है। उसी के साथ साथ ये अगर एग्जाम में आएगा तो 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आ सकता है। आगे हम बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर की। एंजल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो ये एक एफ्लुएंट इंडिविजुअल होता है। ये बेसिकली करता क्या है, जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, मान के चलिए आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या होगी कि पैसे की जरूरत पड़ेगी या आपको रेंटेड अकोमोडेशन की जरूरत होगी। तो इसमें क्या होता है कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल इस तरीके से मदद करता है कि आपको अपना जो है प्रीमाइसेस दे देगा और बोलेगा ठीक है मैं आपके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ, प्रीमाइसेस ऐसे यूज करिए। तो पुश देता है बिजनेस को, कहीं ना कहीं एक नया पुश देता है। कौन, एंजल इन्वेस्टर। जिंदगी में फरिश्ते की तरह आता है, क्योंकि जब अर्ली स्टेज पे बिजनेस होता है इट्स अ वेरी टफ टास्क टू मैनेज द एंटायर थिंग एंड स्पेशली इन फाइनेंस, तो वहाँ पे ये हेल्प करता है। उसी के साथ एक आता है एंकर इन्वेस्टर। अगर एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है, जब भी कोई फंक्शन होता है उस पर एंकरिंग की जाती है और उसके बाद कोई परफॉर्मेंस होती है तो एंकर जो है वो मोटिवेट करता है, इंट्रो करता है। इसी तरीके से कंपनी जब इशू लेकर आती है तो एंकर इन्वेस्टर का भी बिल्कुल वैसा ही रोल है, पीछे बातें ना करें, उसका भी बिल्कुल इसी तरीके का रोल होता है कि ये ना स्टार्टिंग में पहले फटाफट से जब भी इशू आता है तो उसमें मिनिमम जो है 10 करोड़ तक वो क्या कर लेता है, सब्सक्रिप्शन कर लेता है। तो उसके बाद जो बाकी के रिटेल वाले लोग होते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई इस कंपनी के इतने % शेयर्स जो ऑलरेडी एक्वायर हो चुके हैं, तो इट गिव्स अ कॉन्फिडेंस टू द अदर इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा है, एंकर। लेकिन हाँ ये QIB का ही पार्ट होता है, बस ये एक इंडिविजुअल फॉर्म में जनरली आते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स QIB हु अप्लाई मिनिमम ऑफ ₹10 करोड़। बात नहीं करो, जो भी बच्चा बोल रहा है प्लीज कीप क्वाइट, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे चले, इसमें अगर हम आगे देखें तो HNI बात ना करें, जो बच्चा बोल रहा है HNI इंडिया में डिफाइन नहीं है। HNI का इन्होंने कहा भैया बहुत अमीर आदमी है, अमीर आदमी। अब हमने कहा जी अमीर का मतलब क्या, कि इंडिविजुअल है और कम से कम 2 करोड़ से लेके या 25 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक का पैसा अगर निवेश कर रहा है तो उसको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बोल सकते हैं, HNI बोल सकते हैं, विच इज नॉट डिफाइंड हियर, एनीवेयर डेफिनेशन नहीं दी गई है। फिर हम अगर पेंशन की बात करें तो पेंशन फंड PFRD एक्ट 2013 आया, जिन्होंने पेंशन को रेगुलेट करने की कोशिश करी। पेंशन 2 तरीके से दी जाती है, प्राइवेट सेक्टर और दूसरा क्या होता है बच्चों, पब्लिक सेक्टर। तो दिस वन इज अ क्रक्स समरी ऑफ VC इज अ अर्ली स्टेज, प्राइवेट इक्विटी इज अ स्ट्रैटेजिक बायआउट्स, एंजल फंड इज अ सीड स्टेज, एंकर इन्वेस्टर क्या होता है जरा बताइए, प्री IPO, HNI इज अ वेल्दी इंडिविजुअल। अगर हम HNI की बात करें तो ये क्या है, हमारे वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, एंड पेंशन फंड इज अ इंस्टीट्यूशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बेस। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम अगले टॉपिक की बात करें जिसमें हम इक्विटी शेयर्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम DVRs पढ़ेंगे। इक्विटी शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशंस आपको जरूर याद करनी है। प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हम जो है ये सारी तमाम चीज़ें जो है डिबेंचर्स कवर अप करेंगे। डिबेंचर के बाद आप देखोगे इसमें बॉन्ड्स भी आएंगे, कैटेगरीज ऑफ डिबेंचर्स भी हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं इसमें, अगर मैं इसकी क्रक्स समरी दूं इक्विटी शेयर्स और आपके प्रेफरेंस शेयर्स की, तो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल। DVR में तो क्या होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स रिगार्डिंग योर वोटिंग राइट्स, जो आपको वोटिंग राइट्स हैं वो थोड़े कम कर दिए जाते हैं, डिविडेंड थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। तो उसमें कंडीशंस रहती हैं, हर कंपनी DVR इशू नहीं कर सकती डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, उसकी तमाम कंडीशन आपको सेक्शन नंबर 54 की पूरी करनी पड़ती है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, DVR इशू कर सकते हो। इंडिया के अंदर सबसे पहली बार जो DVR इशू आया है वो आपकी टाटा कंपनी लेकर आई है, मतलब लॉ कंप्लाइंट कंपनी होती है। DVR इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका भी मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कशन किया था। तो DVR में यही बोला जाता है कि जो एक नीट एंड क्लीन कंपनी है, जिसके अगेंस्ट कोई नोटिस नहीं है, पेनलाइज नहीं किया गया, जिसने डिफॉल्ट नहीं किया, जिसने पेमेंट टाइमली किए हैं, तो ऐसी कंपनीज को अलाउड किया जाता है कि वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स लेके आ सके। इक्विटी शेयर्स, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, और प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके पास 2 कंडीशंस होती हैं। वन इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, सेकंड वन इज अ डिविडेंड। किससे पहले, इक्विटी से पहले।
वहीं अगर हम डिबेंचर्स की बात करें, डेट इंस्ट्रूमेंट्स होता है रेज्ड बोरोड कैपिटल फ्रॉम पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टर्स, और यहाँ पे आपकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती इन केस ऑफ डिबेंचर्स, यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट का बर्डन रहता है, लेकिन वो पार्टिसिपेट जो है मैनेजमेंट में नहीं करते हैं। डिबेंचर्स जो है सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, डिबेंचर अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, डिबेंचर्स कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं और डिबेंचर्स नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। वहीं अगर हम थोड़ा सा और इस टॉपिक में स्टेप बाय स्टेप अगर थोड़ा धीरे धीरे स्टेप आगे चलें तो बॉन्ड्स की बात करते हैं। बॉन्ड्स की सबसे पहली चीज़ तो बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट पे होता है, और बॉन्ड्स कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज या कोई सरकार भी बॉन्ड इशू कर सकती है। बॉन्ड में आपकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, फिक्स मैच्योरिटी पीरियड, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, रेगुलर इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट। वहीं अगर थोड़ा सा और आगे हम बात करें तो दैट इज टू बी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। हम फंड्स दो तरीके से रेज कर सकते हैं, इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इंडिया से फंड रेज कर रहे हैं, बोरोविंग्स कर रहे हैं, तो डिवेंचर हो सकता है और बॉन्ड्स हो सकता है। वहीं अगर फॉरेन करेंसी से हम बोरोविंग्स कर रहे हैं तो उससे बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जहाँ पे डिनोमिनेशन किस में होता है, फॉरेन करेंसी में होता है, और रिपेमेंट भी किस में होता है, फॉरेन करेंसी में होता है। इसी तरीके के एक होते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी, ग्रुप कंपनी जैसे टाटा है, टाटा बॉन्ड इशू करेगी फॉरेनर्स को, लेकिन इन एक्सचेंज जो उनके इक्विटी शेयर्स होंगे वो उसी ग्रुप की दूसरी कंपनी में होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाटा मोटर्स ने बॉन्ड्स इशू किए, तो जो शेयर्स बॉन्ड के बदले जो शेयर्स मिलेंगे वो टाटा मोटर्स के ना मिलके टीसीएस के मिलेंगे, मतलब उसी ग्रुप कंपनी के शेयर्स में तब्दील कर दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल और एक्सचेंजेबल में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो एक्सचेंजेबल होते हैं वहाँ पे उसी ग्रुप की दूसरी कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, और जहाँ कन्वर्टेबल होते हैं सेम कंपनी इशू करती है बॉन्ड्स और सेम कंपनी के ही शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है। दैट इज टू बी डिफरेंस। उसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े, इसमें थोड़ा सा और चलें तो इसमें आपके आ जाते हैं आईडीआर्स। आईडीआर में जैसे कि मैंने बताया था, आईडीआर में हमने डिस्कशन किया था, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स जो होती हैं, जब भी कभी फॉरेन कंपनी इज इंटरेस्टेड टू रेज फंड फ्रॉम इंडिया इन इंडियन करेंसी, तो जो यहाँ पे इशूअर होता है वो आउटसाइड इंडिया का होता है, फॉरेनर होता है, जो इन्वेस्टर होता है वो इंडिया का होता है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर दिया अंडरलाइन शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी अपने शेयर्स फॉरेन कंट्री में ही किसके पास रख देती है, वो वहाँ पर ही आपके जो है, इंडिया में तो डिपॉजिटरी रहती है, वहाँ पे कस्टोडियन रहते हैं, कस्टोडियन के पास जो शेयर्स होते हैं उन्हीं के अंडरलाइन शेयर्स के बदले इंडियन डिपॉजिटरी क्या इशू करती है बच्चों, रिसीट इशू करती है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। उसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़े, इसमें थोड़ा सा और आगे चलें तो इसमें हमने आगे चल के डेरिवेटिव्स पढ़ा था। डेरिवेटिव्स मतलब जिनकी अपनी वैल्यू कुछ भी नहीं होती, उनकी वैल्यू डिराइव की जाती है बाय अंडरलाइंग एसेट्स। इट में बी गोल्ड, ब्रॉन्ज, कमोडिटीज, इट में बी इंडाइसेस, इट में बी इंडेक्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें ऑप्शन और फ्यूचर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। ऑप्शन मींस अ चॉइस एंड फ्यूचर इज बेसिकली, फ्यूचर क्या माना जाता है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमने वारंट का डिस्कशन किया था। अगर हम वारंट की बात करें तो वारंट में क्या होता है कि जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके साथ एक राइट अटैच कर देती है, जो कि फ्यूचर में आप उस डॉक्यूमेंट के बदले शेयर्स ले सकते हो, आपकी चॉइस होती है। उसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, REITs एक ऐसा ऑप्शन होता है जो कि इनकम प्रोड्यूसिंग रियल एस्टेट में पैसा निवेश किया जाता है। अगर कभी अकेला व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो रियल एस्टेट में अपना रियल एस्टेट बना सके, तो वो इन ट्रस्ट के थ्रू अपना पैसा निवेश करता है, और जितना पैसा निवेश करता है उसको उतनी ही हिस्सेदारी और उतना ही उसको रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लाइक हम कह सकते हैं रिटर्न इनकम। तो वो जो रेंटल इनकम होती है वही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है न्यूमरस ऑफ पीपल के बीच में। बिल्कुल इसी तरीके से इन्वाइटीज़ होती है। इन्वाइटीज़ में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। रियल एस्टेट में रियल एस्टेट डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मॉल का कंस्ट्रक्शन करना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, और सोसाइटीज़ को डेवलप करना। वही इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, रोड्स है, डैम्स है, ब्रिजेस है, इन सब तमाम चीज़ों को पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाता है। सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, SDI बोलते हैं, ये मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एसेट्स होती है, जहाँ पे बैंक जो अपना लोन सेल कर देता है उस लोन के बदले सिक्योरिटीज इशू की जाती है, और उनको जो रिटर्न इनकम आती है वो इंटरेस्ट की जो इनकम होती है वही उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। म्यूनि बॉन्ड की अगर हम बात करें, म्यूनिसिपल बॉन्ड से जब भी कभी रोड्स का किसी म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की जरूरत होती है, जैसे रोड्स, स्कूल, एयरपोर्ट्स, तो वो क्या कर देती है, म्यूनि बॉन्ड्स इशू करती है, जिनको फर्स्ट टाइम बेंगलोर में इशू किया गया था। दिस इज अ क्रक्स समरी एंड आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 24 मिनट के अंदर मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर को कम से कम
3 बार 3 टाइम्स आपको रिवाइज करना है। मैं 3 टाइम्स क्यों बोल रही हूँ, हमारे ब्रेन का एक पैटर्न होता है, मैं फिर से आपको समझाना चाह रही हूँ, जितना सिस्टमेटिक चलोगे उतनी जल्दी कामयाब हो जाओगे, जितना अनसिस्टमेटिक चलोगे उतना लेट कामयाब होगे। क्योंकि देखो हमारा जो कोर्स है ना, हमें उसे समझना होगा। जब तक आप अपने कोर्स को नहीं समझोगे तब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारे कोर्स का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि इसका लेंथी सिलेबस होना, कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा होना। हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा एडवांटेज है पेपर का लेवल बहुत टफ ना आना। मैंने 2 बातें बताई, हमारे सिलेबस का, हमारे जो कोर्स है उसका एक लिमिटेशन, एक ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज है, सिलेबस एक्सट्रीम लेवल का होता है। लेकिन एक अच्छा पॉइंट भी है कि पेपर उतना टफ नहीं आता है, उतना टफ नहीं आता, लेकिन बच्चा लास्ट मोमेंट पे परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि वो प्रेशराइज हो जाता है ड्यू टू द यूज सिलेबस। जिसने लिमिटेशन को समझ के काम कर लिया वही सक्सेसफुल हो जाएगा। जिसको अपनी चीजों की कमी नहीं पता तो वो इंप्रूवमेंट भी नहीं कर पाएगा। तो यू हैव टू वर्क ऑन द लिमिटेशन। अब ये कैसे हो सकता है, हमारे ब्रेन का एक एडप्शन पॉइंट होता है कि कोई भी चीज अगर हम फ्रीक्वेंसी तेज कर दें, वन इज अ फ्रीक्वेंसी, सेकेंड वन इज अ कंसिस्टेंसी एंड थर्ड वन इज अ रिपीटेशन। फ्रीक्वेंसी मतलब जल्दी जल्दी, है ना, रिपीटेशंस मतलब एक ही टॉपिक को बार बार रिवाइज करना, कंसिस्टेंट मतलब लगातार पढ़ना। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो आपको क्या करना है कि अगर आपको एक चैप्टर तैयार करना है, आपने एक बार डिटेल में पढ़ लिया, एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया, एंड सेम टॉपिक आई अपलोड ऑन यूट्यूब, ठीक है, और उसका लिंक मैं आपको शेयर करूंगी। आप उसको कम से कम भी नहीं तो 3 बार आंख बंद करके 60 मिनट इस चैप्टर को रिवाइज करना। आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लर्न हो जाएगा। ब्रेन कैप्चर कर लेता है, 3 कमांड लेता है, 1 2 3। जिसने 3 कमांड बैक टू बैक उस चीज को दे दी वो याद हो जाता है। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। ज्यादातर बच्चे, आप एक नोटिस करना, ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे सिलेबस चल रहा है तो सिलेबस चल रहा है, वो चलता जाएगा और एक ही सीरीज में चलेगा। हार्डली कोई बच्चा ऐसा होगा जो 2 बार पढ़ेगा, नहीं तो 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में पढ़ रहे हैं, बस वही पढ़ रहे हैं और उसको सिलेबस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो आगे तो बढ़ रहा है लेकिन वो ब्रेन में सेट नहीं हो रहा। मेरा कहने का मतलब है जितना सिलेबस हो उसको सेटल्ड भी करिए। फिर क्या होता है कि सिलेबस तो सारा खत्म हो जाता है, इसमें टीचर बहुत रिलैक्स हो जाता है कि भाई मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, लेकिन बच्चा ओवरलोड हो जाता है। जिस दिन बैच खत्म होता है उस दिन बच्चा, यू आर फीलिंग वेरी ओवरलोडेड, आपके ऊपर सारा ट्रांसफर हो जाएगा। अभी आप ऐसा समझ रहे हो कि क्लास चल रही है तो मैम हमारे साथ हैं, लेकिन जिस दिन सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। अब क्या होता है, अब ऐसी स्थिति में बच्चा शॉर्टकट ढूंढता है। मैं आपको बता देती हूँ, शॉर्टकट से कभी सक्सेस नहीं मिलती। अगर सिलेक्टेड टॉपिक्स से, मैं भी आपको हर बार सिलेक्टेड टॉपिक्स बता रही हूँ, लेकिन इट्स नॉट लाइक 100% कि वो आएगा ही आएगा। सिलेक्टेड उनके लिए होता है जिन्होंने डिटेल में पढ़ लिया। डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है अगर एक ही बारी में क्लियर करना है। सेलेक्टेड तब होता है जब 50-50 रहता है कि पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इट्स योर ड्यूटी कि आप इसको कम से कम कितनी बार रिवाइज करें, 3 टाइम्स एक टॉपिक रिवाइज करें, एक चैप्टर 3 बार। जब 3 बार, यू हैव टू प्रिपेयर योर इंडेक्स। एक्चुअली you have to prepare your index of the entire syllabus, R1 R2 R3 done in the sense class में हो गया, and you have to revise yourself R1 R2 and R3। जो बच्चा सिस्टमेटिक चलेगा, सही ढंग से चलेगा, वही जल्दी सफल होगा। R1 R2 R3। देखो अब मैंने आपको एक चैप्टर रिवाइज करा दिया तो आप उसे टिक को फिल कर सकते हो। R1 भी हो गया, R2 भी हो गया, R3 भी हो गया, and you have to cover R up to R3, then you are able to write down every topic on that particular chapter। okay? चलिए जी, ये हो गया यहाँ पे खत्म। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं।